अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इक्विटी वैल्यूएशन। इक्विटी मींस कि हमने उस कंपनी के कुछ शेयर्स वगैरह खरीदे हुए हैं और वैल्यूएशन इसके रिलेटेड हमने अपनी वैल्यूएशन सीरीज़ में इसके रिलेटेड काफ़ी बात कर चुके हैं। तो हम इक्विटी वैल्यूएशन करते क्यों हैं? हमने वैल्यू ऑफ स्टॉक जो है उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू वो फाइंड करनी होती है। इसके बाद सेकंड इसमें जो मेन चीज़ है वो है परफॉर्मेंस ऑफ स्टॉक, कि हमारा स्टॉक जो है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, इसको भी हमने इवैल्यूएट करना होता है। फिर हम पोर्टफोलियो इवैल्यूएशन भी इसमें करते हैं। तो इन तीन चीज़ों के बाद जो चौथी चीज़ जो मेन है वो हमने डिसीजन करना होता है कि हमने किस स्टॉक को ख़रीदना है और किस स्टॉक को सेल आउट करना है। तो इसके ना दो मेथड होते हैं इक्विटी वैल्यूएशन के, एक एब्सोल्यूट वैल्यूएशन मेथड है और सेकंड है जो रिलेटिव मेथड है। अगर हम एब्सोल्यूट की बात करते हैं तो स्टैंड अलोन मींस अकेले अगर हम किसी चीज़ को देखते हैं उसमें कंपैरिजन नहीं करते तो वो एब्सोल्यूट मॉडल में चीज़ें आएंगी। और रिलेटिव मींस कंपैरिजन विद अदर, जब हम किसी दूसरे के साथ कंपैरिजन करते हैं तो वो रिलेटिव मॉडल में आएगा। मिसाल के तौर पर एग्जांपल मैंने लिखी हुई यहाँ पे, एप्पल कंपनी की वैल्यूएशन अगर हम सिर्फ करते हैं तो वो एब्सोल्यूट मॉडल है। अगर एप्पल कंपनी को सैमसंग कंपनी के साथ कंपेयर करते हैं तो वो रिलेटिव मॉडल में आएगा। मींस कि अगर हमने एप्पल कंपनी को स्टैंड अलोन सिर्फ अकेले देखना है तो वो एब्सोल्यूट होगा। जब कंपैरिजन करेंगे किसी भी कंपनी का किसी दूसरी कंपनी के साथ तो वो रिलेटिव मॉडल में आएगा। तो एब्सोल्यूट मॉडल में अगर हम देखते हैं तो डिविडेंड मॉडल है एक, और एक है फ्री कैश फ्लो मेथड। डिविडेंड मॉडल में आगे कांस्टेंट डिविडेंड, कांस्टेंट ग्रोथ और फ्लक्चुएटिंग ग्रोथ, ये तीन चीज़ें आती हैं। और फ्री कैश फ्लो मेथड में FCFF और FCFE ये दो चीज़ें आती हैं। So dividend model, dividend discount model tell value of one share today is equal to sum total of present value of all future dividend। मीन्स कि हमारे पास जो एक शेयर की वैल्यू आज है वो फ्यूचर में जो डिविडेंड हमें मिलने हैं अगर हम उनकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करें तो उनके वो एक से ज़्यादा होंगे, ये एक होगा तो उसके बराबर होंगे। तो ये हमारे पास डिविडेंड है फ्यूचर्स के। हमने इसकी प्रेजेंट वैल्यू जब हम फाइंड करते हैं तो वो इंट्रिंसिक वैल्यू आएगा हमारा। हमने बात की हुई है कि वैल्यूएशन में प्रेजेंट वैल्यू हमने फाइंड करनी होती है फ्यूचर डिविडेंड की, फ्यूचर मनी की, फ्यूचर कैश फ्लोज की। सो डिविडेंड बेसिकली हमने इक्विटी के ऊपर पे करना होता है, तो प्रॉफिट में से हम कुछ पोर्शन जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हमारे जो इन्होंने शेयर्स वगैरह खरीदे हुए हैं तो हम उसको डिविडेंड कहते हैं। डिविडेंड कैन बी रिसीव्ड एज पर एनुअटी और परपेचुइटी। तो एनुअटी में भी हम डिविडेंड रिसीव कर सकते हैं और परपेचुइटी में भी रिसीव कर सकते हैं। अगर हम परपेचुइटी में डिविडेंड रिसीव करेंगे तो उसका फार्मूला है कैश फ्लो डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट। तो ये कैश फ्लो हमारे पास डिविडेंड ही होंगे जो कि हमें हर साल रिसीव होने हैं। इसकी एग्जांपल है कैश फ्लो, अगर हमें डिविडेंड मिलना है या कैश फ्लो वो 10 रुपये मिलने हैं। आई हमारे पास इंटरेस्ट रेट है 10% और एन जो है वो परपेचुइटी मीन्स के हमारे पास अनलिमिटेड ईयर्स हैं, जब तक कंपनी चल रही है तब तक हमें डिविडेंड मिलता रहेगा। तो इस 100 को कैश फ्लो या डिविडेंड वो 10 है हमारे पास, उस 10 को हमने ऊपर यहाँ पे पुट करना है फार्मूले में। और हमारे पास जो इंटरेस्ट रेट है वो 10% है, तो अगर हम इस कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो वो 100 आती है। 100 जो प्रेजेंट वैल्यू का आंसर आया है मे बी दिमाग हमारा कबूल ना करे, क्योंकि कुछ लोग तो कहेंगे कि ये 100 जो है वो तो हमें 10 साल में मिल जाएगा। तो क्योंकि हर साल जो इंटरेस्ट रेट है वो 10% है तो 100 तो हमें 10 साल में ही मिल जाएगा। लेकिन आप कह रहे हैं कि परपेचुइटी है तो हमें ये 100 कैसे मिलेगा, तो उसकी एवरेज वैल्यू 100 कैसे जो यहाँ पे आंसर है वो कैसे आया, तो उसके रिलेटेड यहाँ पे नीचे बात हुई है। दी टोटल विल इंक्रीज एट अ डिक्रीजिंग लेवल। हमारा टोटल जो है वो इंक्रीज़ करेगा लेकिन डिक्रीजिंग लेवल के साथ करेगा। अगर हम कहते हैं कि हमारे पास कोई भी एक चीज़ है तो अमाउंट है, हम फ़र्ज़ करते हैं वो 10 रुपये, नेक्स्ट ईयर उसमें 5 रुपये इंक्रीज़ होंगे, फिर 4 रुपये होंगे, फिर 3 रुपये, फिर 2 रुपये, टोटल इंक्रीज़ होगा लेकिन वो डिक्रीजिंग लेवल के साथ होगा। एंड बियॉन्ड अ सर्टन टाइम इट विल रिमेन कांस्टेंट, और कुछ टाइम के बाद जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा।
तो इफ़ समबडी टेल मी व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 10 Rs एट आफ्टर 150 ईयर्स, और अगर हम बात करते हैं 10 रुपये जो जिनकी वैल्यू जो है वो 150 साल बाद क्या होगी, तो हम मे बी 150 साल बाद इसकी वैल्यू ज़ीरो हो या ज़ीरो से भी कम हो। तो इंक्रीज़ तो होता है लेकिन वो डिक्रीजिंग लेवल के साथ चीज़ें होती हैं। अब हम बात करते हैं वैल्यू ऑफ द शेयर इन डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल के थ्रू हमने वैल्यू ऑफ द शेयर वो कैसे फाइंड आउट करनी है। तो इसका पहले फार्मूला है IV मीन्स कि उसकी वैल्यू इंट्रिंसिक वैल्यू या वैल्यू ऑफ द शेयर इज इक्वल टू डिविडेंड डिवाइडेड बाय कास्ट ऑफ इक्विटी। जो भी डिविडेंड की अमाउंट होगी और जो कास्ट ऑफ इक्विटी होगी हमने उसके साथ इसको तकसीम कर देना है। तो आगे इफ़ डिविडेंड इज़ रिसीव्ड कॉन्स्टेंटली, तो यहाँ पे सिर्फ हमें 1 साल में डिविडेंड मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे कॉन्स्टेंटली जब डिविडेंड मिलेगा ग्रोथ के साथ, तो ग्रोथ को हम शो करते हैं G के साथ, तो हमने यहाँ पे ग्रोथ को ऐड कर देना है। तो D1 डिवाइडेड बाय कास्ट ऑफ इक्विटी माइनस G। D1 मीन्स नेक्स्ट ईयर डिविडेंड। तो लेकिन अगर डिविडेंड ग्रो तो कर रहा है लेकिन फ्लक्चुएशन के साथ, यहाँ पे हमने देखा कॉन्स्टेंटली ग्रो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे वो फ्लक्चुएशन के साथ ग्रो कर रहा है। पहले साल 5% इंक्रीज़ हुआ, सेकंड ईयर 7% हुआ, थर्ड ईयर 10% जब हुआ, तो मीन्स के फ्लक्चुएशन है, कॉन्स्टेंटली चीज़ ग्रो नहीं कर रही। कॉन्स्टेंटली मीन्स कि हर साल अगर 5% इंक्रीज़ हो रहा है तो वो कॉन्स्टेंटली में आएगा। तो जब फ्लक्चुएशन के साथ है तो ये नोट आपने याद रखना है। द डिविडेंड इज़ ग्रोइंग बट फ्लक्चुएटिंग रेट, देन देर इज़ अ नो फार्मूला। फ्लक्चुएटिंग की जब सिचुएशन आ जाएगी तो उसके लिए कोई भी फार्मूला नहीं है। यू कैन नॉट मेक फार्मूला इफ़ थिंग्स आर नॉट कांस्टेंट। जब थिंग्स कांस्टेंट नहीं है तो आप उसके लिए कोई फार्मूला नहीं बना सकते, क्योंकि वो तो कभी भी चेंज हो सकती हैं। इन दिस केस वी शुड मूव केस टू केस। तो इस सिचुएशन में हमें केस टू केस मूव करना चाहिए। अब ये केस टू केस कैसे मूव करना है ये हम जब क्वेश्चन करेंगे तो हमें इसकी काफ़ी समझ आ जाएगी। तो आगे मॉडल की बात करते हैं। हमने पीछे भी इसके मॉडल डिस्कस किए थे। कांस्टेंट डिविडेंड, कांस्टेंट विद ग्रोथ। एक तो कांस्टेंट डिविडेंड हमें मिलना है, कंपनी पे कांस्टेंट डिविडेंड एवरी ईयर, कंपनी हर साल जो है ना वो डिविडेंड पे कर रही है कांस्टेंटली। सेकंड है ग्रोथ, कॉन्स्टेंटली या सेम ग्रोथ एवरी ईयर, 5% हर साल इंक्रीज़ हो रहा है तो वो ग्रोथ के साथ कांस्टेंट डिविडेंड आएगा। और थर्ड है फ्लक्चुएटिंग, जिसके रिलेटेड अभी हमने बात कर ली है। अब इस बात करते हैं कास्ट ऑफ इक्विटी की। ये कैलकुलेट कौन करता है कास्ट ऑफ इक्विटी? ये कंपनी कैलकुलेट करती है कास्ट ऑफ इक्विटी। मीन्स के जो इक्विटी उसने इशू की हुई है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट वो पे कर रहे हैं उसकी कास्ट कितनी आती है। तो आगे हु कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ शेयर। वैल्यू ऑफ शेयर हमारे जो है ना वो किसने कैलकुलेट करना होता है? इन्वेस्टर्स ने करना होता है, क्योंकि उन्होंने किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, देखना है कि हमने इस कंपनी के शेयर्स जो हैं उनको होल्ड करके रखना है या सेल आउट कर देना है, इसके रिलेटेड उन्होंने डिसीजन करना होता है। तो अगर तो जो इंट्रिंसिक वैल्यू है इसका जो आंसर आता है वो मार्केट वैल्यू से ज़्यादा आता है, तो हमें उस एसेट को ख़रीद लेना चाहिए, उस शेयर्स वगैरह को ख़रीद लेना चाहिए। और अगर हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू का आंसर जो है वो लेस देन मार्केट प्राइस आता है तो हमें डोंट बाय, हमने उस चीज़ को ख़रीदना नहीं। अगर तो हमारे पास ऑलरेडी है तो हमें उस चीज़ को सेल आउट कर देना चाहिए। तो अगर इसका आंसर बराबर आता है मार्केट प्राइस के साथ, इंट्रिंसिक वैल्यू इज़ इक्वल टू मार्केट प्राइस, तो हमें उसको बाय नहीं करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए जो चीज़ हमारे पास ऑलरेडी है। तो हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास फार्मूला था इंट्रिंसिक वैल्यू इज इक्वल टू D1 मीन्स नेक्स्ट ईयर डिविडेंड डिवाइडेड बाय कास्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ। तो कास्ट ऑफ इक्विटी को हम रिप्लेस भी कर सकते हैं RE के साथ। वी रिप्लेस द वर्ड KE विद RE। KE कास्ट ऑफ इक्विटी, RE एक्सपेक्टेड रिटर्न, जो कि इन्वेस्टर्स डिमांड करते हैं या वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं हमें इससे इतना रिटर्न मिलेगा। तो यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है वो भी अपने अच्छी तरह उसको देख लेना है। कास्ट ऑफ इक्विटी इज़ ऑलवेज इक्वल टू RE इफ़ देयर इज़ नो फ्लोटेशन कास्ट। अगर कोई भी फ्लोटेशन कास्ट नहीं होती तो हमारा KE जो है वो RE के इक्वल होगा। तो फ्लोटेशन कास्ट मीन्स ब्रोकरेज कमीशन, शेयर इशू कास्ट, ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो फ्लोटेशन कास्ट में आती हैं। आगे यहाँ पे नीचे ROE और RE ये भी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपने यहाँ तक सिर्फ करना है, इसके आगे हम मूव करते हैं।
तो अब इस फार्मूले को फर्दर देख लेते हैं कि D1 जो है वो डिविडेंड ऑफ नेक्स्ट ईयर वो हमारे पास कैसे आएगा। RE कास्ट ऑफ इक्विटी हमने उसको कैसे फाइंड आउट करना है, और G ग्रोथ रेट अगर वो अगर तो गिवन है तो ठीक है, नहीं तो हम उसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले देखते हैं D1 मीन्स D नॉट इंटू 1 प्लस G। सो आगे जो है वो RE या जिसको हम KE भी कहते हैं, उसका फार्मूला है RF मीन्स रिस्क फ्री रेट प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF। इस वाले हिस्से को हम बोलते हैं मार्केट रिस्क प्रीमियम। तो अगर तो देखा जाए RF हमारे पास 10% फॉर एग्जांपल हो और RM जो है वो 15% हो, तो देन वी कैन से डैट मार्केट इज़ गिविंग 5% एक्स्ट्रा। तो मार्केट जो है वो रिस्क फ्री रेट से 5% हमें एक्स्ट्रा पे कर रही है। रिस्क फ्री रेट जिसमें डिफ़ॉल्ट रिस्क नहीं होता। नॉर्मली ये गवर्नमेंट जो सिक्योरिटीज़ वगैरह इशू करती है उसमें डिफ़ॉल्ट रिस्क नहीं होता, तो हम इसलिए उन सिक्योरिटीज़ को रिस्क फ्री कहते हैं। तो अगर हम इस बीटा की बात करते हैं, रिलेशनशिप विद द कंपनी विद मार्केट के साथ जो रिलेशनशिप होता है कंपनी का, उसका हम इस बीटा के थ्रू मेजर करते हैं। तो इस बीटा के रिलेटेड हम जो है वो रिस्क एंड रिटर्न में डिटेल में बात करेंगे, और इस वाले फार्मूले को यहाँ तक जो फार्मूला है इसको हम कैपम का फार्मूला कहते हैं। कैपम मीन्स कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। तो इसके रिलेटेड इसकी अजम्पशंस, इसके ऊपर फुल फ्लैज हम बात जो है वो रिस्क एंड रिटर्न वाला जब चैप्टर आएगा तो उसमें हम डिटेल में बात करेंगे। फिल वक्त आप लोग जो है वो इस फार्मूले को देख लें, और इस फार्मूले में जो RM RF अगर तो गिवन है तो ठीक है, नहीं तो हम इन चीज़ों को कैलकुलेट भी कर सकते हैं। RF को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बीटा को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नीचे क्वेश्चन भी है RF कैलकुलेट करने के रिलेटेड, लेकिन नॉर्मली आपके इस चैप्टर में चीज़ें गिवन होंगी। अब हम कांस्टेंट डिविडेंड के रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्जांपल को हल कर लेते हैं। कंपनी एक्स पेज ऑफ अ डिविडेंड RS टू एवरी ईयर एंड RE ऑफ द कंपनी RE कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ द कंपनी इज़ 10%। कैलकुलेट इंट्रिंसिक वैल्यू। तो जैसा कि हमने फार्मूला पहले ही डिस्कस किया था, डिविडेंड या कैश फ्लो डिवाइडेड बाय RE या KE। तो डिविडेंड हमारे पास है 2, तो ये 2 लिखा, RE हमारे पास है 10%, तो 0.1। तो जब हम इसको इसके साथ तकसीम करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 20 पर शेयर। अब ये इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है 20 पर शेयर। तो अगर कोई भी शेयर जो है वो मार्केट में उसकी प्राइस जो है वो 18 है, तो ये 20 है, तो हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू ज़्यादा है, तो हमें उसके मज़ीद शेयर जो है वो ख़रीद लेने चाहिए उस कंपनी के। तो नेक्स्ट आगे है कांस्टेंट ग्रोथ। तो कांस्टेंट ग्रोथ का फार्मूला था D1 डिवाइडेड बाई RE माइनस G। अब ये D1 कैसे आता है, इसका फार्मूला हमने अभी लास्ट में डिस्कस किया था। D नॉट ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस G ब्रैकेट क्लोज, तो उसके थ्रू आ जाएगा। तो ग्रोथ अब कॉन्स्टेंटली ग्रोथ कर रहा है, तो D1 D2 D3 मीन्स कि हर साल जो है वो 5% इंक्रीज़ हो रहा है डिविडेंड। तो जब इस तरह की सिचुएशन होगी तो इसका हम कांस्टेंट ग्रोथ कहते हैं। आगे जो है बीटा है, तो ये बीटा के रिलेटेड कैलकुलेशन लिस्टेड स्टॉक के साथ अनलिस्टेड स्टॉक के साथ ये अभी आपने नहीं करना, तो यहाँ तक ही आपका फिल वक्त है। ये कैलकुलेशन मैं बाद में आपको सिखाऊंगा ज़रूर।